हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट का डे 89। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि पूर्णतः बीपी एसएससी के पैटर्न पर बनाया गया। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देखिए और लास्ट में अपना स्कोर को नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड टाइम लेगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसको पर्ण के नाम से जाना जाता था। क्लियर। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। जो पैगोडा है वो विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसको पैगोडा के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पे जो दिनार देख रहे हैं, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और वहीं पे बात करें चांदी के सिक्के को रूपक के नाम से भी जाना जाता था। तो ये चीज याद रखिएगा। अगर बात करें फ्रेंड्स हुड जो मुद्रा थी ये बहमनी राज्य की मुद्रा थी, तो ये चीज याद रखेंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भगवानपुर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए क्या बनता है। निम्नलिखित रचनाओं में से खालिस्तान कालिदास की पहली रचना है जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो कालिदास की पहली रचना कौन सी है। तो कालिदास की जो यहाँ पे रचनाएं देखेंगे ये सारी की सारी कालिदास की ही रचनाएं हैं। लेकिन अगर पहली रचना के बारे में बात करें तो मालविकाग्नि मित्र जो है ये इनकी पहली थी। ठीक है फ्रेंड्स, मालविकाग्नि मित्रम जो था ये इनकी पहली रचना थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि राजा अग्निमित्र की कहानी वर्णित की गई है। सेकंड बात करें कि इनकी जो सेकंड रचना थी वो कौन थी, तो सेकंड रचना जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये इनकी सेकंड रचना थी। ठीक है, और थर्ड आप देख सकते हैं, थर्ड जो है विक्रमो वर्षियम जो है फ्रेंड्स ये इनकी थर्ड था। और इसमें क्या है, ये एक प्रकार का नाटक है, ये चीज़ याद रखेंगे, एक प्रकार का नाटक है। और कुमार संभोतन क्या है, तो कुमार संभोत जो है इनका महाकाव्य का एक नाम है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या फिर इसको सीजर भी कहते हैं की उपाधि धारण की थी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और चैनल पे पहली बार अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट इस तरह के रोजाना प्रोवाइड कराए जाते हैं। बात करें अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या फिर सीजर की उपाधि धारण की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कनिष्क के नाम के साथ अन्य विशेषणों के अतिरिक्त कैसर का भी प्रयोग किया गया। देखिए कैसर या फिर इसको कैसर भी कह सकते हैं या फिर इसको सीजर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप नाम देख रहे हैं कैसर सीजर, ये प्राचीन रोमन सम्राट की जो उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, इस युग में क्या था कि भारत का जो रोमन साम्राज्य के साथ काफ़ी अच्छा तरीका से संबंध था। ठीक है, इस वजह से क्या था कि यहाँ के जो उत्तरापद पति थे उन्होंने इस प्रकार की जो उपाधि थी उन्होंने भी धारण की थी। यानी कि जो रोमन साम्राज्य की जो उपाधि हुआ था इन लोगों ने भी धारण की थी कुषाण वंश के शासकों ने। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने देखा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लियाना। ठीक है फ्रेंड्स, लियाना। अगर मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि ये जो पेड़ों पर चढ़ी लताओं को लियाना कहा जाता है, ये एग्जैक्टली जो कहा जाता है वो कैलिफोर्निया में पेड़ों पर चढ़े जो लताएं होती है उनको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिया गया, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु सक्षम संवैधानिक प्राधिकारी जो होता है वो कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सक्षम पदाधिकारी माना जाता है। आर्टिकल 341 के फर्स्ट और 342 के फर्स्ट के अंतर्गत ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या फिर किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्यपाल से परामर्श के पश्चात वो किसी भी अनुसूचित जाति यानी किसी भी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल 30 अनुच्छेद शामिल किए गए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को इसको अपनाया था, जो कि ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ, ये आप ह्यूमन राइट्स जानते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस हम जो मनाते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ये इसकी जो अपनाया कब था, तो 10 दिसंबर 1948 को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया कि विजयनगर साम्राज्य में आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो भू राजस्व के दर का 1/10वां भाग था। क्या ये सही है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, भू राजस्व का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो लगान था, लेकिन यहाँ पे गलत है, 1/10वां भाग नहीं, 1/6वां भाग था। तो पहला ऑप्शन कह सकते हैं कि जो पहला पॉइंट दिया गया वो गलत दिया गया। सेकंड बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में उम्बली नामक जो पद्धति थी वो प्रचलित थी। क्या ये सही है? ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बात यहाँ पे करते हैं कि उम्बली नामक की पद्धति जो थी ये क्या थी। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें क्या होता था, उम्बली जो नामक ये पद्धति थी, इसमें क्या था कि ग्राम में विशेष जो सेवाओं के बदले में जो दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि थी उसको कहा जाता था। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, केवल 2, लेकिन फर्स्ट गलत था। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी फ्रेंड्स आपको चारों को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट में क्या दिया कि सूर्य में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में होता है, जिसमें 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम सभी को पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो सूर्य में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जिसकी अगर बात करें तो सूर्य में हाइड्रोजन जो 71% और हीलियम की मात्रा जो वो 26.5%, और इसके बाद जो अन्य बचा वो अन्य गैसें शामिल है। क्लियर, क्योंकि जो सूर्य होता है एक प्रकार का गैसीय गोला, ये हम सभी को पता है। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है और फोर्थ पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ पे ये पॉइंट गलत किया गया, क्योंकि सूर्य में जो होता है वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जो कि सूर्य की ऊर्जा का सतत स्रोत माना जाता है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी दिया गया वो गलत तरीके से दिया गया, और हमें यही बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। तो राइट आंसर हम बी को टिक करेंगे। अगर बात करें ऑप्शन 3 में क्या दिया गया कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सी होता है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे अगर सूर्य के बाहरी सतह का तापमान ये 6000 डिग्री सी दिया गया, तो अगर कभी कभी पूछ जाता है कि केंद्र के तापमान कितना होता है, तो केंद्र का तापमान भी आपको याद रखना है कि 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, इस चीज़ को याद रखेंगे, ये केंद्र का तापमान होता है। क्लियर, तो राइट आंसर आपने देख लिया इसका क्वेश्चन का, बी बिल्कुल करेक्ट है, हुआ जो कि गलत तरीके से मैच किया गया था। अगला पॉइंट क्या बनता है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स यकृत, लीवर। क्लियर, इस चीज को याद रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम यूएसए में इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वाधिक अध्यक्ष होता है, ये आपको पता है, और इसका जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। अगला पॉइंट ये दिया है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ी पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार में जो वर्षा होता है उसका जो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और इस प्रकार के अगर बात करें तो यहाँ पे 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं जो इस टाइप के आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वन के अंतर्गत, जिसमें पहला अगर बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल आता है। सेकेंड में बात करें तो अंडमान और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और वहीं पर बात करें तो लक्षद्वीप और जो लक्षद्वीप समूह है उसमें भी आ जाता है। और थर्ड में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल और आसाम के 1200 मीटर से ऊंचाई वाले जो स्थान है वहाँ पे।
ठीक है, ये कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस आप ए बिल्कुल टिक करेंगे क्योंकि सदाबहार वन के अंतर्गत आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इसकी सेंटीमीटर कितनी होनी चाहिए, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं उनको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी फ्रेंड्स आपके सामने जो मैच किया गया आपको बताना है कि इसमें कौन सही तरीके से मैच किया गया, कौन सा कथन सत्य है। तो ये संसद का मैच किया गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फ्रांस के संसद का नाम यहाँ पे आपको पता होगा क्या होता है, नेशनल असेंबली। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ये एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि नेशनल असेंबली जो होता है वो पाकिस्तान का भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान का भी नेशनल असेंबली ही होता है। अगर बात करें मिस्र का, तो मिस्र का पीपुल असेंबली, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मिस्र का पीपुल असेंबली। अगर बात करें स्पेन, स्पेन का फोल्केटिंग, क्या ये सही है? जी नहीं, स्पेन का फोल्केटिंग नहीं होता, स्पेन का जो होता है वो कोर्टेस होता है। ठीक है, कोर्टेस। अब बात करें कि फोल्केटिंग किसका होता है, तो फोल्केटिंग होता है जो डेनमार्क का होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि डेनमार्क की जो राजधानी है वो क्या होती है। डेनमार्क की राजधानी आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर। फिलहाल हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सत्य कौन सा हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए राइट आंसर बी को टिक करेंगे। एक और दो दोनों करेक्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। अगला प्रश्न ये बनता है, उत्तर पूर्व भारत में झूमिंग, मलेशिया में लदांग और जारे की तराई में इसको एक और नाम से जाना था मासोले। ये जो स्थानीय शब्द है उसको बताना कि किसको ये संदर्भित करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चंस को यहाँ पे एडिट करते वक्त। देखिए फ्रेंड्स, मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है और जारे की तराई में जो है इसको मासोले के शब्द दिया गया। तो ये किसको कहते हैं, तो स्थानांतरित जो कृषि होता है इसको कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि भारत में कहते हैं, मलेशिया में लदांग के नाम से जानते हैं और जारे की तराई में इसको मासोले के नाम से जानते हैं। और भी अलग अलग जो देश हैं उनमें हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर बात करें कि यहाँ पे हम लोगों ने मलेशिया देखा था, तो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में इसको लदांग के नाम से जाना था। ठीक है, श्रीलंका में चीना कहते हैं, जिम्बाब्वे में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि झूमिंग कृषि जो होता है वो मिल्पा के नाम से जिम्बाब्वे में जाना जाता है, और सूडान में इसको नगासू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। क्लियर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो निम्नलिखित को आपको कालक्रम के अनुसार सजाना है, तो आपका समय शुरू हो चुका है, बताइए। तो बात करते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी और सबसे लास्ट में कौन सी घटना हुई थी। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले हड़प नीति, तो हड़प नीति कब हुआ था। पहला जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं हड़प नीति, ये आप सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में हुआ था। ठीक है, 1848 से लेकर के 1854 तक चला था, तो आप ये कह सकते हैं। ठीक है, 1848 से 1854। सेकंड अगर बात करें कि बंगाल का विभाजन, तो सेकंड में बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। क्लियर। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था, लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में 1793 में। और वहीं पे बात करें फोर्थ पॉइंट में जो कि सहायक संधि, तो सबसे पहले सहायक संधि जो हुआ था किसने स्वीकार किया था, तो हैदराबाद के निजाम ने 1798 में। क्लियर। तो अब आप इसको आसानी से सजा सकते हैं। तो देखिए पहले 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, तो 3 4 ऑप्शन कौन सा है, 3 और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो आप सभी को याद रखना होगा। इस टाइप के जो भी ईस्वी होते हैं आप उनको ईस्वी को याद रखेंगे। आपने प्री में भी देखा था इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मेंस में भी चांसेस हैं। अगला पॉइंट क्या बनता है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो बताइए फ्रेंड्स, मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था। ये हड़प्पा स्थल है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि चेनाब। ठीक है, चेनाब के किनारे स्थित था। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता था मांडा। क्लियर। चेनाब किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की ये सहायक नदी हो जाती है। अगला प्रश्न ये दिया गया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में से एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य खाली स्थान था। यह आपको बताना है कि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बात की जा रही 5वीं पंचवर्षीय योजना का 2 मुख्य उद्देश्य था। तो पहला जिसमें था निर्धनता निवारण यानी कि गरीबी उन्मूलन, और दूसरा इसमें जो था बात कही गई थी आत्मनिर्भरता की। तो राइट आंसर क्या होगा, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होता है। अगर हम बात करें कि 6वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी क्या थी, तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। ठीक है, रोजगार में जो आप वृद्धि देख रहे हैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यानी कि पहला तो हो गया कि निर्धनता निवारण यानी कि गरीबी उन्मूलन, और दूसरा जो बात इसमें था कि रोजगार में वृद्धि, ये 6वीं पंचवर्षीय योजना की बात थी। क्लियर। अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रथम, ठीक है, अर्थव्यवस्था में जो संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की, ध्यान रखिएगा।
क्लियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक और ऑप्शन जो हम देख रहे हैं स्थायित्व के साथ विकास। स्थायित्व के साथ विकास की बात जो की गई थी वो ये जो कि चौथी, हाँ ठीक है, चौथी पंच योजना के अंतर्गत कही गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स को आप याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा कथन जो वो असत्य है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट बनता है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और ये किस आर्टिकल के तहत? 89 के तहत। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड अगर हम बात करें कि यहाँ पे सेकंड क्या कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं उस सदन का सदस्य होता है। ये पॉइंट गलत है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उस सदन का सदस्य वो नहीं होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ पे होना चाहिए था सदन का सदस्य नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि केवल एक हमारा जहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए को आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से निर्वाचन से उत्पन्न या फिर संयुक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस आर्टिकल के ये बात कही गई है, किस आर्टिकल में? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 71 के फर्स्ट में ये बात कही गई है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि सस्य वाहिनी का राष्ट्रीय शोधन जो केंद्र है वो कहाँ अवस्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए सस्य वाहिनी का राष्ट्रीय शोध जो केंद्र है वो कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि झांसी में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे जो भोपाल देख रहे हैं, भोपाल भी एक तरीके से काफ़ी फेमस होता है। आपको बता दूं, इसका अगर बात करें कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्था कहाँ पे पड़ता है, तो ये जो कि भोपाल में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था तो आपको पता ही, हैदराबाद काफ़ी पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसमें मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि टोर्नेडो का संबंध निम्न में से कौन सा सही मेल खाता है? आपको ये बताना कि टोर्नेडो के संबंध में यहाँ पे जो भी दिए गए वो कौन सही तरीके से मेल खाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला बात किया गया कि यह एक प्रकार का प्रति चक्रवात का रूप है। क्या यह सही है? जो टर्नेडो होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का चक्रवात का रूप होता है, तो ये गलत है, क्योंकि ये प्रति चक्रवात नहीं, ये आपका साइक्लोन होता है, एंटी चक्रवात नहीं होता, यानी कि एंटी साइक्लोन नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट गलत है। सेकंड पॉइंट बात करें कि यह कम वायु दाब के क्षेत्र में क्षेत्र बन जाने के कारण आता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो चक्रवात आता है वो क्या होता है कि केंद्र में इसका वायुदाब जो होता है वो कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह कम वायुदाब क्षेत्र में बन जाने के कारण ही आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है, ऑप्शन बी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए खाली स्थान ने जीनों के लिंकेज की खोज की और 1913 में क्रोमोसोम के पहले आनुवांशिकी मानचित्रण का निर्माण किया। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जीनों के लिंकेज की खोज 1913 में की थी और क्रोमोसोम के पहले आनुवांशिकी मानचित्र का निर्माण किया था, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड स्टेटवेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कास्ट स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है कास्ट स्प्लिट के नाम से? तो बताइए कास्ट स्प्लिट के नाम से किसे जाना जाता है? और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में रिपीट भी हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अल्कोहल के लिए हम OH का प्रयोग करते हैं और मिथाइल लगा यानी कि मिथेन का ये फॉर्म है, लेकिन एक बॉन्ड तो हमने OH को दे दिया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH। ठीक है फ्रेंड्स, CH3OH। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये बनता है कि I know 1 का संबंध किससे है? बताइए I know 1 का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ECG होना चाहिए था, ECG, क्योंकि ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि I know 1 ने खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, I know 1 ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की खोज की थी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका संबंध किससे होता है? तो हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट इसमें भी किया गया, क्योंकि MRI होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए था। MRI का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? MRI का फुल फॉर्म पेपर में आपको अक्सर देखने को मिलता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न ये बनता है कि फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए फेरेल का सिद्धांत किससे संबंध रखता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पवन की दिशा से। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि फेरेल का संबंध किससे, फेरेल के सिद्धांत का संबंध किससे? तो पवन के दिशा से।
और मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इसमें फेरेल के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात क्या है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के घूर्णन में जो लग रहे कैरिओलिस जो बल होता है इसके प्रभाव पर यह आधारित होता है। और इस नियम के अकॉर्डिंग ये बात कही गई कि धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली जो सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे पूछा जा सकता है कि फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं वो किस ओर और दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर मुड़ जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये बनता है कि चपचारकूट, मीमकूट और पालकूट निम्न में से प्रमुख त्यौहार है, किस राज्य का ये प्रमुख त्यौहार है। करंट अफेयर्स में हाल ही में ये चर्चा में भी था, तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स मिजोरम। ठीक है, जो चपचारकूट महोत्सव होता है एक प्रकार का त्यौहार होता है और ये मिजो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पे कूट देखते हैं, ठीक है, कूट का शब्द होता है मिजोरम भाषा में जो कि त्यौहार से, ठीक है, त्यौहार के लिए मिजो लोग जो होते हैं वो कूट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आपके सामने ये दिखे चपचारकूट, ये दिखे मीमकूट दिखे या फिर पालकूट दिखे, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन बी को टिक करना, मिजोरम को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको पता है फ्रेंड्स, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए, क्या ये फेमस है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे पड़ता है, केरल में पड़ता है और ये एक टाइगर रिजर्व है। तो कह सकते हैं कि बी हमारा सही मिलान नहीं किया गया। मानस टाइगर रिजर्व बिल्कुल करेक्ट है, उद्यान जो है वो असम में पड़ता है, हाथी के लिए फेमस है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए जो कि यूपी में पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा गलत था। अब बात करते हैं कि हंगुल, तो हंगुल किसके लिए फेमस है, यानी कि हंगुल के लिए कौन सा अभ्यारण्य या फिर कौन सा उद्यान है। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वो आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र जो कि प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक क्षेत्र है विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि स्टेपी क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि स्टेपी क्षेत्र का मतलब ये हुआ यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया के सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं यूरेशिया के समशीतोष्ण क्षेत्र में जो स्थित विशाल घास के मैदान होते हैं उसको कहा जाता है। क्लियर, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है, लेप्चा जनजाति सिक्किम के अलावा निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। अब तक आप सभी को पता होगा कि लेप्चा जनजाति जो है वो शायद सिक्किम में ही पाई जाती है, लेकिन मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि लेप्चा जनजाति सिक्किम के अलावा पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। पश्चिम बंगाल के जो एक जिला है उस जिले का नाम क्या है, कलीपोंग जिला। ठीक है फ्रेंड्स, कलीपोंग जिले में पाया जाता है। और साथ ही अगर देश की बात करें तो नेपाल और भूटान में ये निवासी मिलते हैं। लेप्चा जनजाति का जो भाषा होता है वो भी लेप्चा भाषा ही होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है, देखिए अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए, स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स जिनॉन। क्लियर, ध्यान रखिएगा, जिनॉन को जाना जाता है स्ट्रेंजर गैस के नाम से। ये शून्य वर्ग के तत्व के अंतर्गत आता है, यानी कि इनर्ट गैस इसको कह सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस वर्ग के जो तत्व होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैस होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या बनते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए, यानी कि कितने विषयों पर कार्य करने के लिए उनको जो कि विषय दिए गए, कितने विषय उनको दिया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 29 विषय दिए गए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है, खगोल विज्ञान में केपलर के ग्रहीय गति के नियम के अनुसार आपको बताना है कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताना है कि कौन सही होगा। तो बात करते हैं सही उत्तर का। देखिए पहला पॉइंट्स में क्या करें कि सभी ग्रहों की जो कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार यानी कि इलिप्टिकल होती है और सूर्य इनके केंद्र में स्थित है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये तो आप सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्या करें कि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग जो होता है वो अर्ध दीर्घ अक्ष यानी कि सेमी मेजर एक्सिस के वर्ग के समानुपाती होता है। यहीं पे ये पॉइंट गलत कहेगा कि वर्ग के नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे घन के समानुपाती होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्यूब के समानुपाती होता है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो गलत है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, केवल एक सही था। ऑप्शन ए आप टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रहों के गति के केपलर के ग्रहीय गति के नियम के अनुसार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एक फॉलो कर रहा है।
अगला पॉइंट क्या बनता है कि प्रथम लोकसभा की बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 मई 1952 को पहली बैठक की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी बात पे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न क्या बनता है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे, बताइए। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित जो सदस्य थे वो थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह यानी कि हॉट प्लैनेट कौन सा है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन भी है और कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलती भी कर देते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सौरमंडल का सर्वाधिक जो गर्म ग्रह होता है वो कौन होता है, शुक्र होता है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि सूर्य के नज़दीक सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो तो बुध है, मरकरी है, लेकिन वो गर्म होगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बुध का वातावरण का जो परत है, वायुमंडलीय जो परत है वो काफ़ी पतला है, जिस वजह से क्या करता है कि वो सूर्य की गर्मी को नहीं रोक पाता है, ठीक है। और अगर बात करें वहीं पे शुक्र के बारे में, तो शुक्र का जो वायुमंडल है, ये शुक्र ग्रह का जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से निर्मित इसके जो बादल होते हैं एक काफ़ी मोटी परत का निर्माण करते हैं, जिस वजह से ये ढका होता है, ठीक है। काफ़ी मोटी परत से ढका होता है, जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य से जो प्राप्त ऊष्मा होती है उसको बाहर नहीं जाने देता है और जिस वजह से ये काफ़ी गर्म होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, हॉट प्लैनेट के नाम से जो कि जाना जाता है शुक्र ग्रह को, और सबसे चमकीला ग्रह भी यही होता है, शुक्र ग्रह। अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि भूमध्य रेखा के चतुर्दश अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है। तो डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं को किस नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यापारिक हवाएं, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो डोलड्रम होती है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो डोलड्रम जो होता है फ्रेंड्स भूमध्य रेखा के नज़दीक पाया जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न बताइए फ्रेंड्स, स्टैगफ्लेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें होता है क्या है कि जो स्टैगफ्लेशन ऐसी स्थिति होती है जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों की स्थिति होती है साथ साथ बनी रहती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि तो होती है और साथ साथ बेरोजगारी में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूल्य और विकास देगा, हमें चाहिए मूल्य और बेरोजगारी दोनों साथ में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या बनता है कि किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। तो बताए फ्रेंड्स कि भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का जो सुझाव दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉल्डर ने दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, व्यय कर सबसे पहले लगाने के लिए कॉल्डर ने कहा था। जयंत पाटिल समिति संबंधित है। जयंत पाटिल समिति का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में विकास से संबंध रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है। इसका राइट आंसर आपको सी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतवर्ष में सूखा पड़ने के प्रमुख कारण क्या है। बताइए फ्रेंड्स कि भारत में सूखा पड़ने का जो प्रमुख कारण है वो इनमें से कौन सा होगा। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या करा है कि अधिकतर जल वृष्टि। अब जल वृष्टि का मतलब मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं रेनफॉल, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि जल वृष्टि ना करके वर्षा, ठीक है। अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में हो जाती है। इसका कारण क्या पड़ेगा, क्या सूखा पड़ने का इसका कारण हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ये इससे कोई मतलब नहीं होता कि अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने में हो जाती है, तो इससे कोई ये मतलब नहीं पड़ता कि सूखा पड़ सकता है। तो पहला ऑप्शन काट देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पढ़िए, वनों की अनुपस्थिति के कारण जल शीघ्रता से निकल जाता है और इसके पश्चात क्या होता है कि तत्पश्चात सूखा पड़ जाता है। हाँ, ये कारण हो सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, इसको तो राइट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जब वनस्पति नहीं, अगर वृक्ष नहीं होंगे, वन नहीं होंगे, तो क्या होता है कि जल शीघ्रता से निकल जाएंगे। ऑब्वियसली ये तो क्लियर है। उस समय क्या होता है कि पानी ज़्यादा नहीं रुकने की वजह से सूखा पड़ सकता है, तो हमारा ये राइट हो जाता है। सेकंड बात करें कि वर्षा की मात्रा कम होने के कारण, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि अगर वर्षा नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये सही बात है कि ये सूखा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय समुद्री विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
तो सभी लोगों ने राइट आंसर डेफिनेटली कर लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि ए, यानी फ्रेंड्स पणजी में, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था पणजी में स्थित है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित होता है इसकी क्या भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि केवल और केवल 2। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रकाश अवशोषण करता है। जो पत्ती में मौजूद होता है हरित लवक, वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अब्जॉर्व करता है। सिर्फ उसका यही कार्य होता है, प्रकाश का अवशोषण करना। तो कह सकते हैं कि केवल 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट क्या बनता है कि कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित 2 सितंबर 1946 के आंतरिक मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? यानी कि इसमें जो भी दिए गए बालदेव सिंह, CH भाभा, आसफ अली और जगजीवन राम, इनमें कौन कौन शामिल थे ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी शामिल थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो बालदेव सिंह थे इनको कौन सा विभाग दिया गया था, तो ये रक्षा मंत्री थे। और वहीं भी बात करें CH भाभा, तो इनको फ्रेंड्स कार्य और बंदरगाह जो था इनको ये दिया गया था, ठीक है। और वहीं पे बात करें आसफ अली, तो आसफ अली को रेलवे मंत्री के रूप में चुना गया था। और वहीं पे बात करें जगजीवन राम, तो जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय के रूप में यानी कि श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और बाकी और भी थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, जॉन मथाई थे, राजगोपालचारी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो ये चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। कुल ऐसे देखें तो 9 सदस्य इसमें शामिल थे, जो अगर तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 सितंबर 1946 के आंतरिक मंत्रिमंडल के अंतर्गत, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया कि निम्नलिखित अभ्यारण्य को सही तरीके से मैच कराना है। तो बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके मैच कराता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिल्कुल करेक्ट है कि बिहार में पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। डलमा के बारे में बात करें तो झारखंड बिल्कुल करेक्ट है, 2 के साथ। अच्छा आगे भी देखने, रोहिला राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो यानी कि सी का डी के साथ मैच हो रहा है। तो अब तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया सी का डी के साथ, यानी कि ऑप्शन सी को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। वसुधा नेशनल पार्क मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका है। अगर आपने हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा, वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड मैंने आपको करीब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैंने कराए थे पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वसुधा नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है, मैंने आपको बताया। तो राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वैसा ही रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस पुस्तक को लिखा था, इंडिया डिवाइडेड। क्लियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात अभियान को। गुजरात का जो द्वितीय अभियान था उसके लिए कहा था 1573 ईस्वी में। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये बनता है कि महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी। बताइए फ्रेंड्स, राम राज्य की संकल्पना क्या थी। तो इसका सीधा संबंध होता है ऑप्शन नंबर सी से, यानी कि राज्य विहीन समाज। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें। काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स इस टाइप की वीडियो बनाने में। क्लियर। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ यार मेहनत का फल आप लोग देते हो, ठीक है फ्रेंड्स। बस ऐसा कुछ नहीं होता है कि वीडियो लाइक करने से मुझे कुछ प्रॉफिट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस थोड़ा सा मन को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ वीडियो बनाने का कुछ प्रॉफिट आप लोग देते हो, वीडियो लाइक करते हो, मुझे पसंद करते हो। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, बस वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या बनता है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 हाल ही में आयोजित किया गया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इनमें से कौन सा जो कथन होगा वो सही होगा। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था 2020 में, ये अगर इसके बारे में बात करें तो ये 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस था। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स में करा रखा है, इसलिए बोलता हूँ कि वीकली और मंथली दोनों करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहिए। अगला पॉइंट में क्या बनता है कि इस विज्ञान कांग्रेस का जो विषय था वो क्या था।
जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता और संरक्षण, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका जो थीम था वो ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी था, न कि ये था। तो कह सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो गलत है। सेकंड क्या कह रहा है कि पहली बार एक कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी किया गया था इसी के अंतर्गत। तो ये पहला बार हुआ था कि किसी यानी कि 107वें विज्ञान कांग्रेस में पहली बार एक कृषि विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया गया था साथ ही साथ। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हम सी को टिक करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या बनता है कि निम्न में से किस भारतीय बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा 2 और 3, यानी फ्रेंड्स एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने अपने परिचालन को श्रीलंका में बंद कर दिया। श्रीलंका का केंद्रीय सेंट्रल बैंक ने बैंक ऑफ जो श्रीलंका है केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, उसने आदेश दिया था कि भारतीय निजी क्षेत्र जो एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक के श्रीलंका में परिचालन को बंद करेगा, तो वो बंद कर दिया। तो 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। नीचे आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। और क्यूज क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप इसका क्यूज का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, और इसी तरह की रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को याद ध्यान से ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।